सभी साथियों को मेरा नमस्कार। इतिहास की पाठशाला ब्रह्मास्त्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस नए टॉपिक को लेके आए हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की चर्चा करते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन जो है हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में भी यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद थे वह क्या थे। सबसे पहले हम समझ लें कि महाजनपद क्या है और महाजनपद बनने की प्रक्रिया क्या थी। वैदिक ग्रंथों के अनुसार अगर हम बात करें तो आर्य कई छोटे कबीलों में विभक्त थे जिन्हें जन कहा जाता था, जो कि तत्कालीन समय में समाज की सबसे बड़ी इकाई होती थी। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल कहलाता है, वो उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का कहलाता है। ये जो काल है ये 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल है और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस काल में मुख्यतः जो जन है वो आगे चल के गणराज्य जनपदों जो है में विभक्त हो गए। जनपदों की हम बात करें तो जनपद शब्दावली जन और पद दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें जन का अर्थ होता है लोक या कर्ता और पद का अर्थ होता है पैर। जनपद में व्यापारी, कारीगर, कलाकार आदि एकत्रित होते थे, जो गांव बस्तियों से घिरा हुआ होता था। बाद में यही जनपद एक बृहद गणराज्य या महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गया। महाजनपदों की बात करें तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जो है यह काल समृद्ध माना जाता है। महाजनपद काल में भारत में बौद्ध और जैन दो महत्वपूर्ण जो धर्म है, उन धर्मों का विकास और विचारधाराएं भी हमको दिखाई देती हैं। महाजनपदों के राजा राजधानियों के चारों ओर ईंट पत्थरों के विशाल किले बनवाने लगे और बड़ी सेना रखते थे। सिपाहियों को नियमित पारिश्रमिक दिया जाता था। इन सब के अलावा आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता भी होती थी। महाजनपदों के द्वारा नियमित रूप से फसलों पर, कारीगरों पर, पशुपालक व्यापारियों से कर वसूले जाते थे। आगे हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, वैसे अगर देखा जाए तो दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक का नाम है अंगुतर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, और इस बौद्ध ग्रंथ में भी हमको 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भद्रबाहु चरित, है ना, उसमें भी हमको 16 महाजनपदों की चर्चाएं मिलती हैं। महाजनपद कालीन प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण इकाइयां थी। और इस काल में अगर भाषा की हम बात करें तो भाषा जो है संस्कृत और प्राकृतिक दोनों ही भाषाएं बोली जाती थी। अब हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों का जो उदय है वह कैसे क्या हुआ। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि कुरु, कौशल, पांचाल, मत्स्य, चेदी, मगध तथा गंधार राजवंश से 700 से 600 ईसा पूर्व के बीच में जनपद और प्राचीन राजवंश महाजनपदों के रूप लेने लगे थे। 8वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तरी भारत में लोहे का व्यापक उपयोग होने से हथियारों के साथ खेती के औजार जो है अब व्यवस्थित रूप से विकसित होने लगे, जिससे फसलों में वृद्धि हुई और कृषि क्षेत्र में समृद्धि से राज्यों के पास आय के स्रोत बढ़ने लगे और महाजनपदों की सैन्य शक्ति भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो महाजनपदों के विकास में लोहे के प्रयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि लोहे के प्रयोग ने ही न केवल कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के हथियारों के माध्यम से उपयोग जब कृषि में होने लगा तो कृषि में एग्रीकल्चर का सरप्लस आया, वहीं सैन्य क्षेत्र में इसका प्रयोग होने से भी जिस राज्य के पास इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे वह राज्य मजबूत हुआ और आके जो है महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली रूप में वह आगे उभरता है। 16 महाजनपदों में जो पहला महाजनपद है वह काशी है ना। और काशी की हम बात करें तो काशी जो है वर्तमान वाराणसी और उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र है उसमें काशी महाजनपद स्थित था। प्रारंभ में यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। अब हम लोकेशन की बात करें तो काशी जो है वो दो नदियां हैं, उत्तर में आती है वरुणा नदी और दक्षिण में आती है असी नदी, है ना। इन दोनों के नाम से ही जो है नाम होता है वाराणसी, यानी वरुणा धन असी नदियां, है ना। तो उत्तर में वरुणा है और दक्षिण में
80 नदियाँ हैं, 80 है। तो वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि एक जातक है, जातक वो है जहाँ पे जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं ज़्यादा सम्मिलित होती है। तो सोनंदक जातक से हमें ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था, यानी काशी इतना सशक्त और मजबूत था कि उसका मगध, कौशल और अंग के ऊपर भी अधिकार था। जबकि गुत्तिल जातक बताता है कि इस महाजनपद का विस्तार 12 योजन विस्तृत था, यानी कुल मिला के योजन एक माप की इकाई है। और इससे जानकारी हमको मिलती है कि यह जो जनपद है, महाजनपद है, काफ़ी अधिक मात्रा में विस्तृत था और संपन्न था। एक और बात जो है वो काशी महाजनपद के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैनों के जो 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, उनके पिता अश्वसेन जो है, उनके पिता थे जिनका नाम था क्या था, अश्वसेन। 23वें तीर्थंकर हैं। कौन है 23वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ। और उनके पिता अश्वसेन जो है वह काशी के ही राजा माने जाते हैं। काशी और कौशल के बीच में दीर्घकालीन संघर्ष का विवरण हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होता है। तो जिन 16 महाजनपदों की चर्चा कर रहे हैं उसमें काशी पे हम लोग बात कर रहे हैं। काशी और कौशल दो ऐसे महाजनपद हैं जो आपस में संघर्ष करते रहे और इस बात की जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। अब हम बात करें कि काशी का जो प्रसिद्ध राजा था उसका नाम था ब्रह्मदत्त। क्या नाम था उसका? उसका नाम था ब्रह्मदत्त, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। किंतु अंततोगत्या यानी बाद में कौशल के राजा ने, है ना, क्या किया? कौशल के राजा कौन थे? कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो ये दो इंसिडेंट बड़े महत्वपूर्ण हैं कि अगर सवाल पूछा जा सकता है कि कौशल का मतलब काशी का किसके साथ दीर्घकालीन संघर्ष चलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि कौशल के साथ चलता था। प्रारंभ में तो जो काशी है वह कौशल पर हावी हो जाता है ना, और यहाँ का जो महत्वपूर्ण राजा है जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, है ना, लेकिन आगे चल के जो दूसरा है ना, कौन है? कौशल। यहाँ का एक राजा हुआ कंस, उसने फिर काशी को जीत लिया। ठीक है, दूसरी बात करें हम कौशल की, है ना, जिसका राजा कंस था। वर्तमान में अवध का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था, है ना। अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो कौशल का महाजनपद है उत्तर में, है ना, उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में एक नदी है जिसका नाम है सई नदी। कौन सी नदी है? ये सई नदी है। और पश्चिम में पांचाल एक क्षेत्र है, उससे लेकर पूरब में गंडक नदी तक। कौन सी नदी? गंडक नदी तक ये फैला हुआ था। कौशल की राजधानी कौन सी है? कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। क्या राजधानी है? श्रावस्ती। और इसके अन्य प्रमुख नगर की अगर हम बात करें तो अयोध्या और साकेत इसके दो प्रमुख नगर थे। श्रावस्ती वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिसमें सर्वाधिक वर्षा काल जो है बुद्ध ने निकाले थे। रामायण कालीन जो कौशल राज्य की राजधानी कौन थी? अयोध्या थी। इसके अलावा हम लोग बात करें कि बुद्ध काल के में जो है कौशल राज्य के दो भाग हो गए। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। साकेत का ही दूसरा नाम अयोध्या था। कौशल के सबसे प्रतापी राजा का नाम था, क्या नाम था सबसे प्रतापी राजा का नाम? प्रसन्नचेत। तो यहाँ दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो बुद्ध काल में जो कौशल था इसके दो भाग हो गए। एक तो नॉर्थ भाग है, उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी साकेत थी, और दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण राजा यहाँ का बताया जाता है प्रसन्नचेत। तो सवाल ये बन सकता है किसी भी परीक्षा में जब आप बैठें तो हो सकता है ऐसा सवाल भी आ जाए कि राजा प्रसन्नचेत का संबंध जो है वह किस महाजनपद से है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कौशल। ठीक है, इसके अलावा भी हम बात करें कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बुद्ध काल में उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी, तो आपका उत्तर होगा साकेत। और ये भी सवाल बन सकता है कि बुद्ध काल के दौरान कौशल राज्य के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए श्रावस्ती। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तीसरा महाजनपद है अंग। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले जो है वह अंग महाजनपद का निर्माण करते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी की जब बात की जाए तो इसकी राजधानी थी चंपा, है ना। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखें। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी, है ना। और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मलिनी, है ना। तो राजधानी थी चंपा और प्राचीन नाम क्या मिलता है? मलिनी, है ना।
चंपा उस समय अपनी नगरीय वैभव के लिए जाना जाता था और वाणिज्य व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है कि महागोविंद नामक एक व्यक्ति थे, उसने इस नगर के निर्माण की योजना बनाई थी। अंग और मगध पड़ोसी राज्य थे जिनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। ये वैसे ही संघर्ष है जैसा काशी और कौशल के बीच में चल रहा था, ऐसे ही अंग और मगध के बीच में चल रहा था। तो इस स्लाइड में जो महत्वपूर्ण बात है कौन सी है कि भाई अंग की राजधानी थी चंपा, चंपा का प्राचीन नाम था मलिनी, है ना, और चंपा को बनाने वाले कौन थे, जो आर्किटेक्चर थे वो थे कौन थे, महागोविंद, है ना, और अंग और मगध में संघर्ष चलता था। और अंग के जो महत्वपूर्ण राजा थे उनका नाम था महाराज बिंबिसार। ठीक है, आगे बात करें हम मगध की, तो प्रारंभ में यह दक्षिण बिहार में विस्तृत था, कालांतर में उत्तर का सर्वाधिक शक्तिशाली मगध जो है ये वही मगध महाजनपद है जो आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका प्रधानमंत्री कौटिल्य था, है ना, उसके नेतृत्व में भारत का सबसे बड़ा, है ना, एक सम्राट के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य उभरता है। और उसका केंद्र कौन होता है, मगध। सम्राट अशोक भी मगध के ही जो है साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। मगध की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है मगध की कौन सी है, मगध की राजधानी है राजगृह, है ना, राजगृह है। और यह नगर कितनी पहाड़ियों से घिरा था, 5 पहाड़ियों से घिरा था। और 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसको गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई कि राजधानी क्या है, राजगृह, कितनी पहाड़ी से घिरा, 5 पहाड़ियों से, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, गिरिब्रज। मगध की स्थापना किसने की, तो आपका उत्तर होना चाहिए बृहद्रथ ने की, है ना। और बृहद्रथ के बाद कौन राजा बना, जरासंध बना, है ना। और शतपथ ब्राह्मण में जिसे क्या कहा गया, कीकट, है ना। तो मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की, बृहद्रथ के बाद जरासंध आया और जरासंध जो है शतपथ ब्राह्मण में किस नाम से जाना जाता है, कीकट के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि मगध जो है वह 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। कालांतर में इस पर हर्यक वंश का राजा बिंबिसार था, है ना। बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु हुआ, ये वही अजातशत्रु है जिसके समय बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आगे चल के शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्यों ने यहाँ पे शासन किया। अंत में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद, जो नंदों का अंतिम शासक था, उसको हरा के मगध और संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की। 5वीं अगर हम बात करें महाजनपदों में तो यह 8 राज्यों का एक संघ था जिसका नाम है वज्जी, है ना। इसे अष्टकुलिक भी कहा जाता था। क्या कहते थे इसको, अष्टकुलिक, है ना। वज्जी को अष्टकुलिक कहा जाता था क्योंकि ये 8 राज्यों का एक संघ था जिनमें वैशाली के लिच्छवी प्रमुख थे, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रक प्रमुख माने जाते थे। अन्य राज्यों में बात करें तो उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, कौरव आते हैं जो उत्तरी बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित थे। इस संघ का सबसे शक्तिशाली गणराज्य था लिच्छवी। कौन सा गणराज्य सबसे मजबूत था, और लिच्छवी था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। और आपको एक बात बता दें कि लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणतंत्र या रिपब्लिक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको नोट करने की आवश्यकता है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि वज्जी है वह 8 राज्यों का संघ है, इसलिए अष्टकुलिक के नाम से जाना जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लिच्छवी, जिसकी राजधानी है वैशाली, और लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला रिपब्लिक या गणतंत्र माना जाता है। आगे चल के मल्ल हम बात करें 6वां, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था और यह भी वज्जी के समान गणतंत्र था, है ना। याद रखना कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 टाइप की शासन व्यवस्थाएं हमको दिखाई देती है, एक राजतंत्र और दूसरी गणतंत्र। मल्लों की 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी शाखा थी मल्लों की, पहली जो है इसकी एक की राजधानी थी कुशीनारा और जो वर्तमान में कुशीनगर है, और दूसरे की राजधानी थी पावा, है ना। कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, है ना। तो 2 शाखाएं हो गई। कुश जातक में ओकाक को मल्लों का राजा बताया गया, इसको ध्यान से देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा। एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुश जातक, उसमें ओकाक को मल्लों का राजा बताया गया। आगे देखें एक चेदी है। बुंदेलखंड में जो पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल में चेदी महाजनपद स्थित था, जिसकी राजधानी क्या थी, सोथी या सुक्तिवती थी, ठीक है ना। तो चेदी की राजधानी क्या हो गई, सोथी या सुक्तिवती। और यहाँ पे महाभारत काल में एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिसका शिशुपाल नाम है, और इसका वध कौन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण करते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है चेतीय जातक, है ना, उसमें यहाँ के राजा का नाम क्या मिलता है, उपचर,
तो 4 फैक्ट यहाँ पे निकल के आ गए। पहला ये है कि अगर पूछा जाए सवाल क्या बनेगा कि बुंदेलखंड में कौन सा महाजनपद स्थित था, तो आपका जवाब होना चाहिए चेदी महाजनपद स्थित था। राजधानी क्या थी, तो सोथीवती या सुक्तिवती थी। महाभारत काल में यहाँ का राजा कौन था, आपका उत्तर होगा शिशुपाल, जिसका वध किया था श्री कृष्ण ने। इसके अलावा एक चेतीय जातक है, इसमें यहाँ के एक राजा उपचर हैं, उनकी चर्चा भी मिलती है। 8वें नंबर पे वत्स है, जो कि प्रयागराज या इलाहाबाद और बांदा के जिले को कवर करता है। अगर वत्स की राजधानी की बात की जाए तो इसका नाम है कौशाम्बी, जो प्रयाग से लगभग दक्षिण पश्चिम में 33 मील जो है दूरी पर है। और कौन से नदी के तट पर है, यमुना। यह बुद्ध और जैन दोनों प्रमुख धर्मों के केंद्र थे और यहाँ पर बुद्ध काल में एक राजा शासन करता था जिसका नाम था राजा उदयन, और वह कौन से वंश का था, पौरव वंश का माना जाता था। कौन कौन से फैक्ट निकल के आए, वत्स है, वत्स महाजनपद प्रयागराज क्षेत्र में है, राजधानी कौशाम्बी है, कौन सी नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है, और बुद्ध जैन काल में यहाँ का राजा कौन था, उदयन, जो कि पौरव वंश का माना जाता है। आगे देखें कंबोज या गंधार है ना, यह गंधार जो है कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर पठार के क्षेत्र में स्थित था और इसे यहाँ पे राजौड़ी और हजड़ा क्षेत्र आते हैं। कौन से क्षेत्र आते हैं, राजौड़ी और हजड़ा। हाटक या राजपुर, इसकी राजधानी कौन सी थी, हाटक या राजपुर इसकी राजधानी थी। और चंद्रवर्धन व सुदक्षिणा इसके प्रसिद्ध शासक हुए। यह गंधार का एक पड़ोसी राज्य है जिसे कौटिल्य ने कंबोज को क्या कहा है, वार्ता शस्त्रोपजीवी, है ना। और वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब क्या हुआ, अर्थात यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार और शास्त्र के द्वारा जीविका चलाने वाले हैं, ये अर्थ हुआ इसका, वार्ता शस्त्रोपजीविका। ठीक है ना। प्राचीन काल में कंबोज महाजनपद काय के लिए जाना जाता था, अपने घोड़े के लिए जाना जाता था। तो फैक्ट क्या निकल के आए, इसके अंदर राजौड़ी और हाजड़ा क्षेत्र आते हैं। भाई कंबोज की राजधानी क्या है, कंबोज की राजधानी हाटक है ना। गंधार का और महत्वपूर्ण बात है कि काय का पड़ोसी है, गंधार का है। कौटिल्य ने कंबोज को क्या कहा, वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा। और वार्ता शस्त्रोपजीवी का मतलब है कृषि, पशुपालन और शास्त्र के द्वारा जो है अपनी जीविका चलाने के लिए थे, प्रसिद्ध थे। प्राचीन काल में काय के लिए जाना जाता था, घोड़ों के लिए जाना जाता था। ठीक है। अब बात करें हम अश्मक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो दक्षिण में स्थित था, है ना, दक्षिण में स्थित था और एकमात्र 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण में स्थित था। पाणिनि की अष्टादयी और बारामेहर की व्रत संहिता के अनुसार यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित था, है ना। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं, मतलब ये लोकेशन को ले भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है इतिहासकारों में। पाणिनि की अष्टादयी और बारामेहर की व्रत संहिता ने तो कहा कि उत्तर पश्चिम में, लेकिन बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि नर्मदा और गोदावरी के मध्य में स्थित माना जाता है। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण में स्थित था, जिसकी राजधानी क्या थी, पोटन या पोटिल थी। अश्मक राजतंत्र की स्थापना किसने की, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने की और इसका अवंती के साथ हमेशा संघर्ष चला। अंत में अवंती ने इसको जीत लिया। ठीक है। तो जानने वाली बात क्या है कि दक्षिण में स्थित था, पहली बात इक्ष्वाकु वंशों का शासन था, अवंती से संघर्ष चलता था और उसमें ये हार गया था। और लोकेशन की बात करें तो नर्मदा और गोदावरी के मध्य में। एक था मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जो है वो राजस्थान के जयपुर में मत्स्य महाजनपद जो है स्थित था। अगर सवाल पूछा जाता है मत्स्य महाजनपद किस राज्य में स्थित था, तो आपका उत्तर होना चाहिए राजस्थान। और राजस्थान में जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है वह मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता है। नंबर दूसरा जो है कि यहाँ की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो राजधानी थी विराटनगर। क्या नाम था इसका, विराटनगर, जो इसके राजा के नाम पर इसका नाम विराट पड़ा था। अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य में पांडवों ने शरण ली थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, है ना। तो 3 चीजें हो गई, राजधानी ये विराटनगर स्थित है राजस्थान में और पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास भी काटा था। अब हम देखते हैं कुरु 12वां है। दिल्ली मेरठ और यमुना के पश्चिम के जो भूभाग मान लेते हैं वो यहाँ पे इस महाजनपद को कवर करते हैं, है ना। और इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत काल में जो हस्तिनापुर की बात आती है वह भी इसी राज्य में स्थित था। इसके अलावा बुद्ध के समय यहाँ का राजा कोराक्य था। क्या नाम था उसका, कोराक्य था। जातक कथाओं में सुप्त सोमय कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए। इसके अलावा देखते हैं कि 13वां नंबर जो है वो है गंधार का।
पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी, है ना, तथा अफगानिस्तान का जो पूर्वी क्षेत्र है, इसके अलावा कश्मीर का कुछ भाग भी इस महाजनपद में आता है। और इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। गंधार जो है वह पाकिस्तान के पेशावर एरिया वाले में है ना। यानी भारत की बात करें तो जो उत्तर पश्चिम एरिया है भारत का, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। राजधानी क्या है? तक्षशिला है। इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, है ना। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। किसने इसकी स्थापना की थी? भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। और इस जनपद का दूसरा एक जो प्रमुख नगर है वो पुष्कलावती। ये सवाल आता है, पुष्कलावती किस महाजनपद से संबंधित है? ये सवाल कई बार परीक्षाओं में आया है। तक्षशिला में ही विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसी स्थान पर जो जन्मेजय थे उन्होंने प्रसिद्ध नाग यज्ञ किया था, है ना। इसके अलावा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो पुष्कर सारिन नामक राजा यहाँ पे राज्य करता था। आगे चल के हम देखें कि 14वें नंबर पे आता है सूरसेन महाजनपद। यह महाजनपद जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है, जिसकी राजधानी मथुरा है। तो सूरसेन महाजनपद कहाँ है? यूपी में। राजधानी कहाँ है? मथुरा में, है ना। पुराणों और महाभारत में लिखा है कि यहाँ पर यादव वंश का शासन था। और यादव वंश जिसमें एक कुल का नाम आता है यादव वंश में, इसका नाम है वृष्णि कुल। और वृष्णि कुल में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो सवाल पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे यादव में, वृष्णि कुल में इनका जन्म हुआ था। प्राचीन यूनानी लेखक जो है इस राज्य को सूरसेनई और इसकी राजधानी को मथोरी कहते हैं, ठीक है ना। और बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौन था? अवंती पुत्र था, जो बुद्ध का शिष्य माना जाता है। क्लियर। आगे चल के हम बात करें पांचाल की, तो रोहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के ज़िले जो है में इस महाजनपद का एरिया कवर होता है। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। पांचाल के कितने भाग? 2 भाग। उत्तरी पांचाल, है ना। पांचाल के कितने भाग हो गए? 2, उत्तरी और दक्षिणी, है ना। तो उत्तरी की राजधानी क्या हो गई? अहिच्छत्र हो गई। क्या हो गई? अहिच्छत्र, जो वर्तमान में रामनगर का एरिया है। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है? काम्पिल या कापिल है, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रसिद्ध कानिकुब्ज नगर जो है वह पांचाल महाजनपद में ही आता था, है ना। क्लियर। चलिए अंत में देखते हैं कि अवंती जो है, जो अपन जिसको उज्जैन मानते हैं, वो अवंती 16वां महाजनपद है। पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा था। विंध्य पर्वतमाला इसे 2 भागों में बांटती थी। अवंती के भी 2 भाग थे। पहला था उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी क्या थी? महेशमती। और दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती थी? वेत्रवती। वेत्रवती मतलब बेतवा नदी। कौन सी नदी बहती थी? बेतवा नदी यहाँ पे बहती थी। पाली धर्म ग्रंथ के अनुसार बुद्ध काल में अवंती का राजा कौन था? चंडप्रद्योत था, ठीक है ना। प्रद्योत, जैसे चंडप्रद्योत भी कहा जाता था। वैसे प्राचीन काल में यहाँ हेहे वंश का भी शासन था, है ना। और यह जो क्षेत्र है वह अपनी लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जाना जाता था और बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था, है ना। इसी के साथ हमारा ये वीडियो अब समाप्त होता है ना। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली श्रृंखला में इस टॉपिक पर हम लोग MCQs पर चर्चा करेंगे। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।